स्कूल प्रबंधन का शाबाशी करता हूँ, क्योंकि ऐसी जगह पर ऐसे कार्यक्रम पहली बार आयोजन किया गया मेरे संज्ञान में है। क्योंकि जो पेरेंट्स के लिए, जो अभिभावकों के लिए आजकल कई जगह वर्कशॉप हम करते आ रहे हैं, लेकिन ये सब बड़े बड़े शहरों में होते हैं, दिल्ली, मुंबई, नासिक, पिछले महीने झांसी तक मैं आया। लेकिन ऐसी जगह पर जब फादर मुझे बुलाया तो मुझे यही लगा, फादर संतोष या स्कूल प्रबंधन बच्चों के सर्वांगीण भविष्य के लिए उनका सोच है, उनका सपना है, यही दर्शाते हैं। यानी हमारे बच्चे तभी सफल होंगे जब आप स्कूल प्रबंधन, स्कूल स्टाफ मिलकर प्रयास करेंगे। केवल बच्चे अकेले प्रयास करने पर वह कभी भी सफल नहीं होंगे जीवन में। केवल उनके साथ साथ माँ बाप प्रयास करेंगे, माता पिता पर प्रयास करेंगे, तभी भी उनकी सफलता पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ स्कूल को यानी टीचर को भी एक साथ मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। आज के दुनिया में जो भी होते हैं हम सब उसी से अवगत हैं। बच्चों में जो भी कमियां हैं, बच्चे किस प्रकार विशेषकर जो सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर जो भी कार्य करते रहते हैं, तो उसके बारे में भी आप खुद महसूस करते आ रहे हैं। इसलिए आजकल कई जगह ऐसे वर्कशॉप हम आयोजित करते आ रहे हैं। स्कूल प्रबंधन हमें आमंत्रित करते हैं उसके लिए, इसलिए मैं विशेषकर धन्यवाद देता हूँ यहाँ के फादर के लिए, जिन्होंने आपके लिए, अपने बच्चों के लिए ये वर्कशॉप आयोजित किया है। आज सुबह क्लास 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों से हम वार्तालाप किए हैं, उन्हें समझाया उनके जीवन में कैसे वह प्रगति पर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, उसके बारे में उन्हें समझाया। कैसे सोशल मीडिया के इस ज़माने हैं, सोशल मीडिया के ज़माने हैं, सोशल मीडिया के साथ कैसे वह आगे बढ़ सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है, मोबाइल के बिना कोई ज़िंदगी है ही नहीं आजकल, हम सब समझते हैं। तो इसलिए सोशल मीडिया के साथ रहना अनिवार्य है। कभी भी हम बच्चों से ये नहीं कह सकते हैं मोबाइल से दूरी बना कर रखो, ये कह सकते हैं आप? मानेगा बच्चे? नहीं मानेगा। इसलिए मोबाइल कैसे यूज़ करना और किस प्रकार का प्रभाव मोबाइल के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए उनके जीवन में होते हैं, उसके बारे में समझना हम माता पिता और टीचर लोगों का अति आवश्यक है। हम लोग इतना जानते नहीं हैं, बच्चे हमें बताते होंगे, आपसे बताते होंगे, पापा आप पुराने ज़माने के हैं, आप पुराने ज़माने के, आज नहीं समझते हैं। आज की जो बच्चे हैं वो अपने को क्या कहते हैं पता है? क्या बोलते हैं अपने को, क्या बोलते हैं पता है आपको? जेनसी बोलते हैं, जेनसी बोलते हैं। आज के जो बच्चे हैं, विशेषकर 2000 के बाद जो भी बच्चे जन्म लिए हैं, वे सब अपने को जेनसी कहते हैं। जेनसी का मतलब होता है जो हम जब पैदा हुए हैं, हम जब जन्म लिए, हमारे समय में मोबाइल वगैरह नहीं थे, मुश्किल से ब्लैक एंड वाइट का टीवी होते थे शायद, वो भी बहुत मुश्किल। और कैसे हैंडल करना, जो माँ के कोख में रहते ही वो सीखते हैं। कैसे सीखते हैं पता है? क्योंकि आजकल वैज्ञानिक लोग बताते हैं जब बच्चे माँ के पेट में हैं, 4 हफ्ते के होते हैं, तब से वो सीखना शुरू करता है। जो माँ के पेट में बच्चे 4 हफ्ते के होते हैं, तब से बच्चे सीखना शुरू करता है। कहाँ से सीखते हैं? कोई उधर सिखाने वाला है माँ के पेट में? नहीं, लेकिन सीखते किससे? माँ बाप से। और उनका रहन सहन किसके साथ होते हैं? चेहरा सामने लाइए, आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर एक पल अपने बच्चे का चेहरा दोहरा देखिए। देख लिया? ठीक है। अभी घर में जाने के बाद फिर से बच्चे को बुला के एक बार और देखना, फर्क दिखाई देगा, अवश्य दिखाई देगा। आपके बच्चे के चेहरे को, आपके बच्चे को सामने बुला के खड़ा करना, देख लेना, गौर से देख लेना, तब आपको पता चले उनके चेहरे में क्या क्या है,
यहाँ वहाँ 2-3 बाले आ रहे लड़के के मुंह में, और कुछ दाने निकले हैं, कुछ ब्लैक मार्क्स है, यह सब चीज़ें दिखाई देगा। गहराई से देखना, ठीक है? देखेंगे आप लोग। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? मेरा हिंदी थोड़ा यूपी का हिंदी है, दिल्ली का हिंदी है, लेकिन आप समझते हैं ना मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? ठीक। मैं सबसे पहले आपको कुछ ये बताइए, अभी सिस्टर ने भी बताया, जिम्मेदारी, पेरेंट्स का जिम्मेदारी है बच्चों की जो परवरिश करना, हर एक माता पिता का जिम्मेदारी। अक्सर हम सुनते भी आ रहे, आप समझते हैं जिम्मेदारी ही है, बच्चों का पालन पोषण करना जिम्मेदारी है। आप लोग क्या समझते हैं? जिम्मेदारी माता पिता की जिम्मेदारी है? केवल जिम्मेदारी ही है? नहीं, और भी कुछ है। और क्या है? कर्तव्य है। कर्तव्य जिम्मेदारी ठीक है, एक समान होता है, फिर भी इसके अलावा हम लोग समझते हैं जिम्मेदारी है। इसलिए अक्सर कभी कभी घर पे पापा बोलते हैं, अरे मैं मेहनत करता हूँ, खाने पीने का सामान देता हूँ, उनको अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलाया हूँ, फीस भरता हूँ, समय समय पर कपड़ा देता हूँ, इससे और क्या? ये तुम्हारी गलती है। बच्चे कुछ गलत काम करेंगे तो पापा मम्मी से बोलेंगे तुम्हारी गलती है, तुम दिन भर घर में रहती है, तुम क्या देखते हो? मैं अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। मम्मी बोलती है, अरे दिन भर मैं मेहनत करती हूँ, इतना करती हूँ, आपका भी जिम्मेदारी होता है, बेटा मेरा अकेला नहीं है, बेटी मेरा अकेला नहीं है ना? होता है ना? हम लोग बताते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना है, बच्चों का पालन पोषण करना, उनका परवरिश करना केवल जिम्मेदारी नहीं है। यदि हम जिम्मेदारी समझकर करेंगे, हम सफल नहीं होंगे और हमारे बच्चे भी प्रगति उन्नति हासिल नहीं करेंगे, वो विजय हासिल नहीं कर पाएगा। लेकिन आज की दुनिया में, पहले बहुत साल पहले तक हम जिम्मेदारी मानते थे, समझते थे, लेकिन आजकल ये जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी के साथ साथ एक कला भी है। कला है, अच्छा माता पिता बनना ये कला है, ये सब नहीं कर सकते। शादी ब्याह करके बच्चा पैदा कर सकते हैं, बच्चों की जो ज़रूरत है सब निभा सकते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे जो अच्छे नागरिक देश को देना, परिवार को देना, हर माता पिता नहीं कर पाते जब तो वह इस कला को नहीं समझते हैं, केवल अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वे अच्छे नागरिक देश को नहीं दे सकते हैं। हम बताते हैं हमारे देश का भविष्य है बच्चे, हम बच्चों को बताते हैं देश का भविष्य है, हम आगे के लिए देखते हैं, केवल आगे के लिए नहीं देखना, अभी क्या है, बच्चे अभी जो हैं वही आगे बनेगा। यदि बच्चे आज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमारे बच्चे आज अच्छे नहीं है, कल अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज को हमें ध्यान में रखना है। इसलिए बच्चों का परवरिश करना एक जिम्मेदारी है, साथ ही साथ एक कला भी है। कुछ आंकड़े हैं, 2026 नीट पेपर लीक हुआ है, हम सब जानते हैं। उसके बाद जो भी आंदोलन शुरू हुआ, ये सब चीज़ें हमें पता है। उसके बाद 21 छात्रों ने आत्महत्या की, खुदकुशी कर लिया, सुसाइड कर लिया। जो 2026 की नीट पेपर की लीक के बाद 21 छात्राओं ने सुसाइड कर ली और 12, 14 और 16 साल के नाबालिग पिछले 3 साल से एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसमें 50 टास्क शामिल थे और आखिरी टास्क आत्महत्या करने का था। ये यूपी में हुआ है। सर इसको थोड़ा साइड में कर देना। ये 3 बच्चे 2 साल से कोरोना काल के बाद, 12 साल का था, 14, 16 साल, एक ही परिवार का। इन्होंने मोबाइल में गेम खेलने लगे। वो गेम में 50 टास्क दिए हुए हैं, वो आखिरी टास्क है, 50वीं टास्क है, वो क्या है कि आत्महत्या करना। वो तीनों बच्चे आत्महत्या कर लिया, इसके बाद माँ बाप भी आत्महत्या कर लिया। और 4 फरवरी 2026 को यूपी के मथुरा जिले में एक ही परिवार के 5 सदस्य अपने घर में मृत पाए गए। 6 फरवरी 26 को इसे आत्महत्या बताया गया।
लड़कियां सालों से मोबाइल ऑनलाइन गेम के प्रभाव में रही। शायद ये सब आपके संज्ञान में होगा, फिर भी मैं थोड़ा आपको याद दिला रही इस चीज को। पिछले हफ्ते कक्षा 12वीं की एक लड़की इंस्टाग्राम पर अपनी ही स्कूल की एक लड़की की मॉर्फ्ड नग्न तस्वीर प्रसारित करने में आरोप में गिरफ्तार किया गया। बरेली में हुआ है, पिछले हफ्ते हुआ है। 5 फरवरी 26 को यूपी के मैनपुरी जिले में कक्षा 12वीं के एक छात्र ने एक महिला शिक्षिका पर हमला किया और उन्हें प्रताड़ित किया। जून के महीने में यूपी के शामली जिले में एक विवाद के बाद 18 वर्षीय लड़के ने अपने 2 सहपाठियों की चाकू मारकर हत्या कर दी। ग्रेटर नोएडा के एक हॉस्टल में बीटेक के 2nd ईयर के छात्र ने आत्महत्या कर ली क्योंकि मैनेजर ने उससे शराब पीने के लिए फटकार लगाई थी। फरवरी 12, 2025 को जेईई मेन के नतीजे आने के बाद 12 छात्राओं ने आत्महत्या कर ली। और भारत देश में, हमारे देश में हर साल 13,000 छात्र आत्महत्या करते हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार है। मतलब जितने भी आत्महत्या का FIR दर्ज हुए हैं उसके आधार पर 13,000। और जो न्यूज़ चैनल बताते हैं हर साल की बच्चों की आत्महत्या का नंबर होते हैं 25,000 से अधिक। उसके बाद जो FIR दर्ज हुआ उसके आधार पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2021 में बताया 13,000 होते हैं रजिस्टर्ड केस होते हैं आत्महत्या का बच्चों का। अभी इस साल का 24 का जो आंकड़ा निकला है उसमें बताते हैं 14,335। तो बढ़ते जा रहे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग टॉपर आते हैं। हमारे देश की हमारी सपना है कि हमें देश को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन हमारे जो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमियां आते हैं। इसकी वजह से हमारे जो देश के भविष्य छात्राएं आत्महत्या कर डालते हैं, गलत काम करते हैं। ये सारी चीज़ें सामने आ रहे हैं। मैंने अभी जो 2-3 साल की ये आंकड़े आपके संज्ञान में इसलिए लाया कि हमें पता होना है ये सारी चीज़ें होते जा रहे। इसका कारण मैं और आप, हम लोग हैं। हमारे बच्चे यदि कुछ गलत काम में फंस जाते हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी आपका ही और मेरा ही है, यानी शिक्षक शिक्षिका का और माता पिता का है। इसको हमें एक साथ मिलकर कैसे हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा समय हम लोग चर्चा करेंगे। 2009 फरवरी 2 तारीख को BBC न्यूज़ चैनल, जो ब्रिटेन का न्यूज़ चैनल है, मशहूर न्यूज़ चैनल है, पूरे देश में, पूरे देश विदेश में इसका चर्चा किया जाता है। उन्होंने 2009 में, मतलब 15-16 साल पहले, इन्होंने एक आंकड़ा निकाला है। जो ब्रिटेन में, जो UK के जो बच्चों की जो उनका वातावरण में जब लोगों को पता चला कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं, तब उन्होंने एक उसके लिए कमेटी बनाया, 11 लोगों का कमेटी बनाया, वैज्ञानिकों का कमेटी बनाया। ये मार्क ईस्टन नामक एक न्यूज़ रिपोर्टर है। तीनों ने इसका न्यूज़ का प्रसारण किया फरवरी 2 तारीख 2009 में। इसमें 3 साल तक 11 शोधकर्ताओं ने रिसर्च किया, उसका पढ़ाई किया गहराई से। उन्होंने पूरे ब्रिटेन में घूमकर कम से कम 35,000 एविडेंसेस कलेक्ट किया। 35,000 लोगों से मिले, उनका राय पूछा, उनसे एविडेंसेस कलेक्ट किया और कई प्रकार के उन्होंने उसका लोगों से उनका पूछा, उनका राय पूछा, बच्चों के जीवन में ऐसी क्यों हो रहे, क्यों बच्चे गलत रास्ते में जा रहे। इसके बाद इन्होंने आखिरी में उसका विवरण 35,000 एविडेंसेस कलेक्ट किया। 3 साल तक शोधकर्ताओं ने, 11 शोधकर्ताओं ने, मनोवैज्ञानिकों ने, प्रोफेसर लोग सारे मिलकर, सारे डॉक्टरेट की उपाधि पाने वाले लोग उसमें शामिल थे। 11 लोग मिलकर इसका रिपोर्ट तैयार किया 3 साल के बाद। उस रिपोर्ट का प्रसारण फरवरी 2 तारीख 2009 में मार्क ईस्टन नामक व्यक्ति ने BBC न्यूज़ चैनल पर प्रसारण किया। उन्होंने उस रिपोर्ट का
ये 35,000 एविडेंस का जो रिपोर्ट है एक ही शब्द में, एक ही वाक्य में कर दिया। पूरा रिपोर्ट को 3 साल तक जो भी उन्होंने उसका जो रिसर्च किया, उसके बाद उन लोगों ने 11 लोगों ने मिलकर, वैज्ञानिक लोगों ने, जाने माने दुनिया के लोगों ने, वैज्ञानिक लोगों ने जो रिपोर्ट बनाया, 35,000 लोगों से मिलकर बातें करने के बाद जो रिपोर्ट बनाया, कम से कम 35,000 पेज का तो होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने एक ही वाक्य में बदल दिया पूरे रिपोर्ट को और पूरे दुनिया के सामने रख दिया। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट का इतना ही है, उन्होंने ये प्रसारण किया, जो बच्चों की जो गतिविधियां हैं ब्रिटेन में उस समय 2009 की बात है, मोबाइल वाले इतना कॉमन नहीं था उस समय की बात है। उन्होंने ये कहा हमारे बच्चों की जीवन में जो कमियां दिखते हैं उसका कारण ये है, वी ब्लेम द पेरेंट्स, वी ब्लेम द पेरेंट्स। मतलब हम माता पिता को दोषी मानते हैं, हम माता पिता का कसूर निकालते हैं। इतने वैज्ञानिकों ने 3 साल तक सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद 35,000 एविडेंस निकालने के बाद उन्होंने आखिरी में उसको बताया, इसका कारण बस इतना ही है, हम माता पिता को दोषी मानते हैं, माता पिता का कसूर निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ कमियां हैं, उसके चलते हमारे बच्चे गलत रास्ते में फंस जाते हैं या गलत रीति रिवाज में या गलत आचरण में वो फंस जाते हैं। उसके जरिए उनके जीवन में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाते हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले बच्चों से ज़्यादा माता पिता के जीवन में कुछ परिवर्तन आने की ज़रूरत है, तभी हम बच्चों को सही रास्ते पर ला सकते हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? कोई भी, जब भी किसी को, आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, यदि मुझे मालूम है तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, तो माता पिता का कसूर निकालते हैं, इसका मतलब क्या है? आजकल हम लोग सोचते हैं हमारे समय में कुछ भी नहीं था, हम लोग मेहनत करके बड़े हो गए, हमारे माता पिता के पास इतने धन संपत्ति नहीं था, उन्होंने काफ़ी मेहनत करके हम आज तक जो भी हैं वहाँ तक पहुँचा। इसलिए हमारे बच्चे को किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना, ये हर माता पिता यही चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है, हम लोग जो गलती कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये है, हम बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, कभी ना नहीं बोलते हैं, कभी हम बच्चों को ना नहीं बोलते हैं, बच्चों को हम ऐसी स्थिति में कैसे जीवन यापन करने को सिखाते नहीं है। इसलिए जब मुसीबतें आते हैं हमारे बच्चे खुदकुशी करते हैं। हम लोग बचपन में ही मोबाइल देते हैं, सब कुछ देते हैं और हम लोग गर्व करते हैं, मेरे बच्चे LKG में वो मोबाइल बढ़िया से चलाते, हम लोग गर्व करते हैं उसमें। लेकिन उसमें गर्व करने की बात नहीं है। यदि हमारे समय में भी मोबाइल है तो हम भी ऐसे करते थे। आज मोबाइल की जमाने हैं, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं, अपने आप सीखेगा। जैसे मैंने बोला, यदि मम्मी पापा मोबाइल यूज़ करते हैं, जो जन्म लेते ही वह बच्चे मोबाइल हैंडल करेंगे, क्योंकि उनको पता है 4 हफ्ते में ही वो सीखना शुरू करता मम्मी पापा से। और मम्मी पापा मोबाइल से क्या क्या करते हैं सब कुछ उनके मन में आते हैं। यदि हम गलत चीज़ें करते हैं मोबाइल के जरिए, वो उनमें आते हैं। यदि हम अच्छी चीज़ें करते हैं, उनके जीवन में आते हैं। इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया, जिनसी कहते हैं बच्चे, जिनसी का जो बच्चे जो जिनसी कहते हैं, थोड़ा सा गर्म पानी रखना बोल देना। तो आपको पता है आपके बच्चे के इंस्टाग्राम आईडी, आप में से कितने लोगों को पता है इंस्टाग्राम आईडी? आपके बच्चे के इंस्टाग्राम आईडी कितने माता पिताओं को पता है? किसी को भी पता नहीं है। आप पूछ लेना घर पे जाके, उनके इंस्टाग्राम आईडी होता है या नहीं। सब बच्चे का होगा, एक नहीं, एक से ज़्यादा आईडी भी हो सकते हैं।
लेकिन अभी एक मैं साथ में बता दूंगा, एक नियम अभी हमने हमारे भारत देश में लागू हुआ है 2025 में। ये तो बिल लाया था 2023 में लाया था, लेकिन अभी 25 नवंबर 13 तारीख को पारित कर दिया। DPDP एक्ट बोलते हैं, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। इसके तहत यदि आप मेरा फोटो मोबाइल में लेके किसी को डालेंगे तो मैं आपके खिलाफ FIR दर्ज कर सकता हूँ। लेकिन हमारे बच्चे फालतू में डालते जा रहे। भी मैंने बताया था, जो पिछले हफ्ते जो बरेली के एक 12 साल के 12वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के को पुलिस ने अरेस्ट किया इस एक्ट के तहत। उन्होंने क्या किया, अपने ही स्कूल के एक लड़की का फोटो मॉर्फ करके इंस्टाग्राम में सर्कुलेट किया। उस लड़की के माता पिता ने FIR दर्ज कराई, बच्चे को अरेस्ट किया, जेल में है। ये नियम अभी लागू है, हमें बच्चों को अवगत कराना है। और आपको पता होना है कि आपके बच्चे के इंस्टाग्राम ID, सोशल मीडिया के बारे में आपको पता होना है। हमारे बच्चे बोलते हैं पूकी। पूकी का मतलब मालूम है आपको? पूकी, ये इनका लैंग्वेज है। आजकल बच्चे लिखते हैं पूकी, स्किबड़ी लिखते हैं इंस्टाग्राम में, मोबाइल में ऐसे शब्द लिखते हैं। मैं नहीं समझता इसका मतलब क्या है, बच्चे समझते हैं। बच्चे का शब्द ही हो गया आजकल, इसलिए ये सब समझने की जरूरत है हमें भी। हम लोग सोचते हैं हमारे बच्चे सीधे साधे हैं। बच्चे आके बताते पापा आप जानते नहीं है, हमें प्रोजेक्ट वर्क करना है, मोबाइल की जरूरत है। हम दे देते, हम भी खुश रहते, अरे मेरा बच्चा बहुत अव्वल है, हाँ बहुत आगे हैं, मोबाइल से प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, पूरा समय मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। नहीं, आजकल प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। लेकिन मोबाइल आप दे दो, मैं यही नहीं बताता हूं कि आप मोबाइल नहीं देना बच्चों को, मोबाइल देना जरूरी है। सर इसको स्टार्ट कर देना, बच्चों को मोबाइल दे दीजिए, सोशल मीडिया भी यूज करने दीजिए, लेकिन लिमिटेड टाइम। आपको पता होना है आपके बच्चे मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, आपको पता होना। उसके लिए क्या होना है, सबसे पहले आपके बच्चों को पता होना है आप मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, ये जरूरी है। आपके बच्चे को पता होना है आप क्या करते हैं, तभी आपको पता होगा आपके बच्चे क्या करते हैं। कभी कभी हम छिपा देते हैं कई चीजें, तब हमारे बच्चे भी छिपाते हैं। और घर पे ऐसे कुछ माहौल बनाना, कुछ समय मोबाइल फ्री समय बताना है, यानी मोबाइल यूज नहीं करना, ऐसा कुछ समय आपको बनाना है। कब बनाएंगे, कौन सा समय रहेगा मोबाइल फ्री? उस समय ना आपको मोबाइल यूज करना है, बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करना है। कौन सा समय रखेंगे? विशेषकर भोजन करते समय। भोजन करते समय आपको मोबाइल से दूरी रखना है। अभी आप देखे होंगे मेरा मोबाइल यहाँ पड़ा है, मैं बच्चों को भी दिखाता था, सुबह से 100 से ज़्यादा कॉल आते रहेंगे, लेकिन हम नहीं उड़ाएंगे। मोबाइल मेरे लिए है, मेरी सुविधा के लिए है। जब मुझे मर्जी है तब उड़ाऊंगा, जब मैं बिजी है तो मैं नहीं उड़ाऊंगा। तो इसी प्रकार आपको भी होना है, आपके बच्चे को यह सिखाना है जिम्मेदारी से मोबाइल कैसे यूज करना। तो इसलिए घर पे नियम लागू कर दीजिए। भोजन करते समय हम लोग इकट्ठे एक साथ भोजन करेंगे, भोजन करते समय कोई भी मोबाइल का यूज नहीं करेंगे, ना आपको यूज करना, बच्चे को यूज करना। और मोबाइल फ्री जोन बनाइए, घर में ऐसी जगह बना कर रखिए वहां मोबाइल यूज नहीं करेंगे। आपके बेडरूम में मोबाइल यूज नहीं करना। जब पहले हमारे घरों में लैंडलाइन होते थे, एक जगह फोन रखता था, तभी कोई दिक्कत नहीं, दुनिया तभी भी चलते थे, दुनिया का हर चाल बाल हम भी जानते थे, घर परिवार का सब कुछ जानते थे। तो एक जगह रहते थे, तब इतनी दिक्कतें हमारे घरों में, हमारे जीवन में नहीं होते थे। इसलिए आपको भी एक मोबाइल फ्री जोन बनाना है। बेडरूम में बिस्तर पे बच्चे यूज नहीं करेंगे, आप भी यूज नहीं करेंगे। और कुछ समय रखिए, 10 बजे के बाद हम लोग मोबाइल यूज ही नहीं करेंगे, चाहे जितना भी हो, चाहे कितना भी परेशानी आने दो। 10 बजे के बाद यदि आप यूज करेंगे, बच्चे भी यूज करेंगे। और बच्चे रजाई कंबल ओढ़कर अंदर मोबाइल देखते रहते हैं, आप मना करते हैं, बच्चे चिढ़ जाते हैं, ये क्या नहीं, फिर आप डरते हैं बच्चे आगे जाकर कुछ गलत ना करें, इसलिए आप देते हैं।
मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। सौम्या, नो मीन्स नो, बस। सौम्या, ये क्या है? तुमने दिया? सौम्या, ये क्या? सौम्या, stop it! सौम्या! सौम्या, बेटा, सुनो। सौम्या, सौम्या, मेरी बात सुनो, मेरे ऑफिस से बोल रहे हैं, बहुत सा बोल रहे हैं कि कोई मेरे को आवाज नहीं चाहिए। सौम्या, 2 मिनट। Yes, of course. नहीं सर, of course नहीं। हाँ सर, मैंने प्रेजेंटेशन भेज मैंने वो पॉइंट इंक्लूड कर दिया। Yes sir, yes sir, can you excuse me 1 second please? फोन की पॉइंट ना सिट। Yes sir, हाँ वो पॉइंट्स मैंने बिल्कुल इंक्लूड कर दी, मैं आपको भेज देती हूँ। ओह शिवा, घर जाके बुक पढ़ लेना, ऐसे चलते चलते कौन बुक पढ़ता है? मम्मा आपने इतनी अच्छी बुक लेकर दी है ना, आई कांट वेट टू रीड। मुझे भी पढ़ना है, लेकिन घर जाके गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ और हॉट चॉकलेट के साथ पढ़ते हैं ना, ये मम्मा वैसे हम चलते चलते फोन देख सकते हैं, तो हम तो बुक पढ़ ही सकते हैं। अरे बेटे संभाल के बेटा। सो सॉरी, वो बच्चे आपको लगी तो नहीं? फोन ही नहीं छोड़ते आजकल के बच्चे, क्या करें? वो तो आप भी देख रही थी ना आंटी। शिवा, दरअसल हम लोग 1 महीने पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, 402 में। आप आइए ना घर पे, चाय पीते हैं साथ में, और हमारे बच्चे भी एक उम्र के हैं, शायद इनमें दोस्ती हो जाए, है ना शिवा? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। मैं जरूर आऊंगी और सौम्या को भी साथ लेकर आऊंगी। चलेगी ना सौम्या? सौम्या, फोन डिक्शनरी कुछ नहीं कर सकते। चलिए मिलकर, चलो 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 सौम्या। सौम्या चलो, क्या करती पूरा दिन फोन पर कार्टून देखती रहती हूँ। फोन की ना आदत बहुत लग गई इस लड़की को। बदमाश हो गए हो तुम शिवा। मैंने क्या गलत बोला? गलत से ज्यादा बहुत ज्यादा बोला तुमने। बट आई लाइक इट कि मुझे फोन एडिक्शन से ज्यादा बुक एडिक्शन है। चलो ना हम बुक पढ़ते हैं। अच्छा वापस चलो। मैं 3 बजे पहुंच जाऊंगी। अरे सौम्या को ट्यूशन छोड़ के मैं आती हूँ। नहीं आज शॉपिंग मॉल में ही करें। सुनो ना। क्या हो गया सौम्या? बेटा खाना चला हुआ गैस पे, सब्जी काट रही हूँ, फोन में बात कर रही हूँ, क्या बेटा थको ना बेटा? नहीं शीला? हाँ सौम्या कभी कभी बहुत काम करती है, जाए बैठ के कार्टून देखो, मैं अभी आती, ठीक है? हाँ शीला, नहीं हर्षा को बोल दो ना आज शॉपिंग मॉल में करें। हाँ कॉफी भी पिएंगे ना उसके बाद। हाँ उतने वक्त तक ट्यूशन चलेगा तो आई कैन बी आउट। सौम्या घर से बाहर निकलते ही फोन टाइम खत्म, ओके? पहली बार उनके घर जा रहे हैं, क्या सोचेंगी बोलो? और उनका बेटा तो पहले ही कमेंट कर चुका है, वहां पर कोई फोन को हाथ नहीं लगाएगा, ना मैं ना तुम, ठीक है? चलो प्रॉमिस? सौम्या प्रॉमिस? अरे सौम्या इसका फोन तो लेट्स गो, वी हैव टू गो नाउ। हाय 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 ज्योति, हाय हाय, मेरा नाम शिवा है। सौम्या हाय बोलो बेटा। अरे कोई बात नहीं, बच्ची है ना, कोई बात नहीं। सौम्या आपको पता है शिवा के पास ना बहुत सारे खिलौने हैं, है ना शिवा? चलो मैं तुम्हें मेरे टॉयज दिखा
जाओ आप बैठिए ना, मैंने अभी अभी चाय चढ़ाई। हाँ ऑफ कोर्स। तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगा? नहीं। मेरे पास डॉल भी है, अगर तुम्हें डॉल पसंद है तो तुम खेल सकती हो मेरे डॉल के साथ। ये अच्छी बात नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, कोई अच्छा नहीं है। सामिया क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मुझे घर जाना है। शिवा ने तुम्हें अपनी डॉल खेलने के लिए दी, क्यों भी पहुंचे जमीन पर? Is that what I taught you? हाँ, ऐसे बिहेव करते लोगों की घर आकर सामने। ममता इट्स ओके, बच्ची है वो, बच्चों को ऐसे नहीं डांटते हैं, प्यार से समझाने की कोई बात प्लीज। मुझे मैं पता, मुझे मेरी बच्ची को कैसे पालना मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। प्लीज चलो लेट्स गो। अरे दिस इज गो, कम ऑन। शिवा फोन मिला क्या? नहीं माँ, नहीं मिला। कमाल है, पूरा घर ढूंढ लिया है, फोन पता नहीं कब चला गया। दूसरा फोन भी नहीं है जो फोन कर सकूं। मेरे पास आईडी है। क्या? आंटी, हम आपका फोन यूज कर सकते हैं मम्मी के फोन पे रिंग करने के लिए, उनका फोन मिल नहीं रहा है। I'm so sorry, आपको डिस्टर्ब किया। वो घर में बस एक ही फोन है ना तो इट्स ओके। मैं अभी अपना फोन लेकर आती हूँ। आप बाहर आइए ना। एंड ज्योति आई एम रियली सॉरी, तुम्हारे घर पर मैंने तुम्हें गुस्से में कितना कुछ बोल दिया। डोंट बी सॉरी प्लीज, इट्स ओके। पेरेंट्स बनना इतना आसान बात नहीं है, हम सब कोई ना कोई स्ट्रगल से गुजरे रहे हैं। शिवा घर जाओ, देख फोन की आवाज आ रही है कि नहीं, जाओ। मम्मा, आपके फोन की आवाज तो ऐसे आ रही है। सामिया, ये फोन तेरे पास कहाँ से आया? हाँ? चोरी किया तुम? बेइज्जती करवाती है सबके सामने। हिम्मत कैसे हुई चोरी करने की तेरी? फोन 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 पूरा दिन फोन। Is this what I taught you? हाँ? Is this what I taught you? शर्म नहीं आई? करो ना। आज से तेरे गेम्स, घूमना सब बंद। क्या कमी छोड़ी थी मैंने? हाँ? क्या कमी छोड़ी थी बोल? I'm really sorry ज्योति। वो मेरी बेटी ने तुम्हारा ये अच्छी माँ नहीं बन पाई। अपने आप को दोष मत दो, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। हम लोग करते करते ही सीख रहे हैं। पानी पियो। हमें स्कूल में आने वाले जॉब के लिए तैयार किया जाता है, अच्छे इंसान बनने की सीख दी जाती है, लेकिन बच्चों को कैसे बड़ा करना है इसके लिए तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो देख लिया दो परिवार,
बच्चों की जो आदत, तो मार्क ईस्टन ने 2009 में जो रिपोर्ट निकाला, हम माता पिता को दोष देते हैं, माता पिता का कसूर निकालते हैं। तो इस बच्चे में जो आदत कहाँ से आई? उनकी मम्मी से। और दूसरे बच्चे के लड़के के जीवन में जो किताब पढ़ने की आदत, उनकी मम्मी से। अभी मैं सुबह ये देख के हैरान हो गई, जो मैगज़ीन है, बड़े बड़े स्कूल में, हम दिल्ली मुंबई में जाते हो तो कई बड़े स्कूलों में भी नहीं दिखता है ये, लेकिन यहाँ ये सुविधा आपके बच्चों को मिल रहा है। बच्चों से मैंने पूछा, आप पढ़ते हैं इसको? नहीं पढ़ते हैं। तो पढ़ने की आदत डालिए, किताब पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल दीजिए। मोबाइल दे दीजिए अवश्य, लेकिन समय निर्धारित करना। यदि जब ऐसे कभी कभी हम अपनी परेशानी को छुपाने के लिए बच्चे को मोबाइल देते हैं और जिद करते हैं, उनको शांत बिठाने के लिए मोबाइल देते हैं, तो हमें आराम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, इसलिए बच्चे को मोबाइल पकड़ाए, उनकी आदत डाल दिया। आदत बनने के बाद छुड़ाने की कोशिश करते हैं, मुश्किल है। फिर जब बच्चे को नहीं मिलते हैं, चोरी करेंगे। इसलिए कभी कभी हमारे बच्चे के पास मोबाइल होगा, चोरी करके उन्होंने मोबाइल लिया होगा, आपसे पैसा चोरी किया होगा, हो सकता है। कई जगह जो काउंसलिंग के लिए बच्चे मेरे पास आते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने देखी, इसलिए आपको बता रहे। आपको पता नहीं होगा, उनके पास होगा, इसलिए मैंने बताया। कुछ चीज़ें आप अवगत हो जाइए, कुछ चीज़ों को आप ध्यान रखिए, गौर देखिए, आप भी सतर्क रहिए। मोबाइल का यूज़ आप भी कंट्रोल रखिए। घर में कुछ नियम लागू कीजिए, मोबाइल कब यूज़ करना, कब यूज़ नहीं करना, कहाँ यूज़ करना, कहाँ यूज़ नहीं करना, ये निर्धारित कीजिए। पहले आप पालन कीजिए, तब बच्चे पालन करेंगे उसका। यदि आप बोलते जाएंगे, बच्चे को बोलेंगे, अरे पापा का बिजनेस है, मुझे बातें करना है, तुम नहीं जानते हैं, मुझे हर समय उसकी ज़रूरत है, बच्चे मानेगा नहीं। आप पहले दिखाइए बच्चों को। और उस माँ ने बोलती है दूसरी को, बच्चों को कैसे पालन पोषण करना हम जानते हैं, लेकिन बिगड़ जाते हैं। कभी भी अपने आप को ये महसूस नहीं करना हम अच्छे माता पिता हैं। कि आप में से कितने लोग यही सोचते हैं कि आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं? कितने माता पिता सोचते हैं कि आपके बच्चे आपको प्यार करते हैं? 100% प्यार करते हैं? पता है नहीं है, मुश्किल है। क्योंकि बच्चे रोज काउंसलिंग के लिए इतने बच्चे हमारे पास आते हैं, मुझे पता है। माता पिता सोचते हैं मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, असलियत में आजकल नहीं है। उनके उससे प्यार मोबाइल से होते हैं, उनके दोस्त से होते हैं। लेकिन यदि आप चाहें, उनके जीवन में हमेशा वो आपको प्यार करेगा। अभी जो अक्टूबर 2025 में, पिछले साल अक्टूबर में शायद आपने देखा होगा, एक लड़की ने अपनी पापा को आधी रात फ़ोन की, और लड़की मुंबई में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। आप लोग सुना है उसके बारे में? पिछले साल अक्टूबर की बात है। और लड़की मुंबई में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। आधी रात करीब 2:30 बजे अपने पापा को, और पापा बिहार के हैं, बिहार में घर पे फ़ोन किया, पापा को फ़ोन किया आधी रात। पापा फ़ोन उठाया और बेटी पापा से, और फ़ोन पापा उठाए तो बेटी रो रही है, मोबाइल से रो रही है। पापा बोले क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है, बताओ क्या हुआ? बेटी बोल रहे पापा ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती हूँ। इतना आधी रात तक पढ़ाई किया, 2-2:30 बजे तक पढ़ाई किया। बच्चे बहुत परेशान हो गए MBBS की पढ़ाई में। पापा की जो पापा ने हार्ड किया कि इसलिए कि उन्होंने गया उधार लेके भेजा, लाखों रुपया खर्चा किया। लेकिन पापा ने जवाब दिया, पापा ने एक ही जवाब दिया, बेटा तुमसे नहीं होगी तो वापस आओ। मुझे हिम्मत है, मैं मजदूरी करके तुम्हारे मन की जो ख्वाहिश है उस पर तुम चले जाओ। तुम्हें डॉक्टर MBBS डॉक्टर नहीं बनना तो मत बनो। मेरा 15 लाख गया, वो जो गया, लेकिन मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, तुम्हारे मन में जो सपना है उसको पूरा करने के लिए मैं साथ रहूंगा, तुम वापस आओ। यदि उस दिन उस पापा ने यही बोले होते, अरे तुमको पता नहीं है मैंने कितने लाख खर्चा किया, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ऐसे बोल दिया हो तो क्या होता था? सुबह पंखे पर लड़की होती। उस पापा ने बोला मुझे हिम्मत है, अभी भी मैं अच्छे सहमत हूँ, मैं मजदूरी करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 लाख जो गया एडमिशन के लिए जो दिया गया, जाने दो, तुम वापस आओ,
तुम्हें जो करना वही पढ़ाई करो, मैं मेहनत करके पैसे इकट्ठा करूंगा। इसलिए वो लड़की आज भी जीवित है। उस लड़की को लगा, आधी रात लगा, यदि मैं मन की जो अपनी वेदना है, अपनी दुख तकलीफ है, पापा को बोलूंगा तो पापा समझ लेंगे। उस लड़की को लगा कि मेरी पापा मेरे साथ रहूंगा। कभी कभार हमारे बच्चे ये नहीं समझते, उनको नहीं लिखते हैं मेरी माता पिता मेरे साथ है, इसलिए वो खुदकुशी करते हैं। इसलिए वो लड़कियों के साथ, दोस्त के साथ जाते हैं। दोस्त जो बोलते हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको आपकी बात को मानना है। ऐसे माहौल बनाने की जरूरत है। कितने माता पिता बच्चों के साथ मिलकर कम से कम आधा घंटा रोज बातें करते हैं घर में, माता पिता एक साथ। अच्छी बात है, यदि करेंगे तो अच्छी बात है। माता पिता को एक साथ या भोजन करते समय हो, उस समय केवल बच्चों से नहीं पूछना बच्चे क्या क्या हुआ। सबसे पहले शुरुआत कैसे करना, आपको बोलना है। आप जो भी काम करते हो उसके बारे में, उस दिन क्या क्या हुआ। शायद बहुत टेंशन में आ गए होंगे, आप खुल के बता दो आज क्या ऑफिस में दफ्तर में ऐसे हालत हुआ, बॉस ने हमें डांटा, इतना डांटा, मेरा कोई कमी नहीं था फिर भी डांटा। खुल के बात करो। या शॉप में था, ऐसे एक जन आए, उन्होंने इतना पागलापन किया है शॉप में। जो भी बातें जो दिन में हुआ है रात को बैठ के एक दूसरे से शेयर करो। मम्मी पापा शेयर करो। यदि मम्मी घर पे रहती है तो घर की वातावरण बताओ, आज क्या हुआ, आपका सासू माँ ने मुझे कितना डांटा है बता दो। खुल के बातें करो, तब आपके बच्चे आपसे खुल के बातें करें। पापा आपको पता आज स्कूल में क्या हुआ? नहीं तो बच्चे छिपा देते हैं। जब आप खुल के बातें करेंगे आपके बच्चे धीरे खुल के बातें करने लगेंगे, तब हमारे बच्चे कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा। दोस्त के चक्कर में इसलिए पड़ता है कि उनको खुल के बोलने के लिए कोई नहीं है। आजकल मोबाइल की सहारा लेते हैं, मोबाइल में दोस्त बन जाते हैं और पता नहीं चलता है कौन कहाँ का दोस्त है। वो बिगाड़ देते हमारे बच्चों को। तो आपके बच्चे एक बार, हमारे बच्चे जन्म लेने के पहले कहाँ थे? आपके बच्चे जन्म लेने के पहले वो कहाँ थे? पता नहीं, कहाँ थे पता नहीं। हमारा शादी ब्याह हुआ, संयोग हुआ, बच्चा पैदा हो गया, इतना तो मालूम है हमें, बस उतना ही है ना, इसके पहले का मालूम नहीं है। और आपके बच्चे अभी 200 साल 500 साल बाद कहाँ होगा पता है? वो भी पता नहीं है। एक बार जो परमात्मा है, परमात्मा के साथ एक जीवात्मा परमात्मा से पूछा, परमात्मा के साथ खुश रहते हैं। परमात्मा जीवात्मा को बुलाए, बताया ऐसा है, तुम मेरे साथ रहते हो, अच्छा सकुशल रहते हो, तुम्हें अभी मैं एक जगह भेजूंगा, तुम्हें वहीं जाना है। तो जीवात्मा परमात्मा से पूछा, अरे आपके साथ मैं इतना खुश रहता हूँ, मैं ऐसे अनजाने देश में कैसे जाऊंगा? वहाँ मेरा कौन रहेगा, कौन होगा? तो परमात्मा ने बताया, चिंता मत करो, मैं वहाँ तुम्हारे लिए 2 देवदूतों का प्रबंध करूँगा, तुम्हारा देखभाल के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए 2 देवदूतों का प्रबंध करूँगा, तुम वहीं जाओ, इतने समय के लिए वहीं जाओ, इसके बाद वापस आना। तो जीवात्मा खुश हो गया। जीवात्मा बोला ठीक है, ऐसा है तो मेरे लिए 2 देवदूतों का आपने प्रबंध किया है तो मैं जाऊंगा। ये 2 देवदूत कौन है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? पेरेंट्स, माता पिता। आप देवदूत है परमात्मा का। जीवात्मा जो आए हैं, आपके जो बच्चे हैं, आपके जरिए जो संसार पे आए, उन्हें वापस उस परमात्मा के पास जाना है। आपका बच्चा आपका नहीं है, मत सोचो। आपका बच्चा आपका नहीं है, आपके दान है, गिफ्ट है, परमात्मा द्वारा आपको दिए हुए एक वरदान है। उस वरदान के रूप में उनको संभालना। हमें कोई अच्छे गिफ्ट देंगे तो हम क्या करेंगे? उठा के लात मारेंगे क्या? नहीं, संभाल के रखेगा। जितना भी अच्छे जगह पर रख सकते उधर रखेगा, रोज उड़ा के देखेगा, है ना। अच्छे गिफ्ट हमें मिलने से हम वही करते हैं ना,
तो उसी प्रकार संवारना है आपके बच्चे को और पुनः वापस देना है उस परमात्मा को। यदि उस बच्चे के जीवन में कोई कमियां आते हैं, त्रुटियां आते हैं, उसकी जिम्मेदारी आपका है। परमात्मा ने आपको निर्धारित किया 2 देवदूतों को उनका देखभाल करने के लिए, इसलिए जिम्मेदारी के साथ आपको उस कला को अपनाना है। इसको कैसे संवारेंगे, इनकी जिंदगी को कैसे संवारेंगे, इसको आपको अपनाना है। कुछ आपको पूछना है, कोई प्रश्न है? आपका बच्चा आपका नहीं बल्कि ईश्वर का वरदान है, उपहार है। आपके बच्चे को समझना अनिवार्य है, बच्चों में क्या बीतते हैं। जैसे मैंने बताया ना, उस बेटी ने उस आधी रात को पापा को फोन किया, वो पापा समझ लिए उनके मन में क्या गुजर रही है, तो इसलिए उनको बताया बेटा ढारस बंदो, जो गया लाखों रुपया खर्चा हो गया, जाने दो, वापस आ जाओ, अपने मन की ख्वाहिश पूरा करो, अपनी इच्छा के अनुसार जो पढ़ना है पढ़ो, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। इसलिए हमें भी बच्चों के जीवन में उनकी सपना क्या है इसको समझना अनिवार्य है। बच्चों को समझें और उसका मार्गदर्शन वैसे करें जैसे भगवान चाहते हैं, ना कि वैसे जैसे आप चाहते हैं। तो हम लोग जो चाहते हैं उसको बनाने की कोशिश मत करो हमारे बच्चे को। बच्चे जो चाहते हैं ऊपर वाला क्यों चाहता है, हमें समझना है ऊपर वाला क्यों मुझे ये वरदान दिया है, वो क्या चाहते हैं, परमात्मा क्या चाहते हैं, उसके अनुसार हमें बच्चों का पालन पोषण करना है। आपके बच्चे और उसकी आकांक्षाओं का, कल्पनाओं को समझना जरूरी है। अपने बच्चे के साथ सार्थक समय बिताइए, मिलकर बातें करिए, आप खुल कर बातें करिए। आपके बच्चे को किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं होना है, मोबाइल पे जाने की जरूरत नहीं होना है। कुछ ही चीज़ें उनके जीवन में हैं, परेशानियां हैं, दुख संकट है, जो भी है, दिक्कतें आते हैं, सबसे पहले दौड़ के कहाँ जाना है, मोबाइल पे जाना है। आज पर जेमिनी में, ChatGPT में बच्चे ढूंढते हैं, मालूम है, जो ही समस्या है तुरंत ChatGPT से पूछते हैं, ChatGPT मेरा पापा आज गुस्सा किया, क्यों किया बताओ, तुरंत देते हैं। अरे मूर्ख है आपका पापा, उनका विश्वास मत करो। बच्चे वही समझते हैं। ChatGPT यही कहते हैं। AI का जमाना है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब निर्मित बुद्धि, असली बुद्धि हमारा है, ऊपर वाले ने दिया है। जो मोबाइल पे है आर्टिफिशियल बुद्धि है, निर्मित बुद्धि है। इसलिए आप मोबाइल निकाल के एक बार YouTube में कोई वीडियो देखो, आगे जब मोबाइल ओपन करेगा उसी का जैसा वीडियो आएगा, क्योंकि वो आर्टिफिशियल बुद्धि है। वो समझ लिए आप क्या ढूंढ रहे मोबाइल में, कुछ गलत चीजें ढूंढेंगे तो अगली बार जब ओपन करेगा वही आएगा। इसलिए बच्चे समय निकालते हैं। अभी मैंने दोपहर के समय बच्चों से बातें कर रहे थे, बच्चे ही बोलते थे 5 मिनट के लिए मोबाइल लेता हूँ हाथ में, घंटे बीत जाते हैं। यही होता है, पता नहीं चलते, एक के बाद आते रहते हैं, तो हमें घुमाते हैं मोबाइल। इसलिए मैंने बोला समय निर्धारित करो। इसलिए आजकल दुनिया में हर जगह, विदेशों में सोशल मीडिया बैन किया है। 18 साल तक उम्र के बच्चों में सोशल मीडिया बैन है। अभी कर्नाटक में भी बैन करने की चर्चा हो रही है। हमारे देश में भी करने की जरूरत है, क्योंकि मोबाइल कंपनी हमें लूट रहे। हमें पहले सस्ता मोबाइल दिया, अभी सब महंगे हो गए। पहले हमें डाटा मुफ्त में दिया है ना, 1 साल के लिए डाटा मुफ्त में दिया, हम सब उसका हो गया, अभी हमें खरीदना पड़ता है। वो भी 28 दिन के लिए देते, पूरा महीने का नहीं देते हैं। पूरा महीने के नाम पे 28 दिन का देते हैं, 12 महीने के बदले हमसे 13 महीने का पैसा लेते हैं। हमें लूट रहे, वो भी विदेश की कंपनियां लूट रहे। हमारे देश के लोग भी, विदेश के लोग भी, दोनों लूट रहे हमें। हम नहीं समझते हैं। यह सब चीजें समझना जरूरी है, समझाना भी जरूरी है हमारे बच्चों को।
सर एक वीडियो और दिखाना, ज़्यादा बोलने के बजाय कुछ दिखाना सही है ना, बोलने से आप भी बोर हो जाते हैं। एक वीडियो और निकाल दीजिए। खडोपनिषद आप सुना है ना, खडोपनिषद, उपनिषद, उसमें खडोपनिषद है, हाँ पढ़ा है आपने? कितने लोग पढ़ा है? नहीं तो पढ़िए, बच्चों को प्रेरणा दीजिए पढ़ने के लिए। हमें बोलने से मतलब नहीं है, पढ़ना है, गीता पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, उपनिषद पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, बाइबल पढ़ना है। पढ़ने के लिए प्रेरणा दे दो बच्चों को। बिना पढ़ के मोबाइल में जो आते उसको पढ़ के वही सच्चाई है समझ के मत बैठना। आजकल मोबाइल की यूनिवर्सिटी से हम डिग्री लेते हैं, मोबाइल में जो आते हैं हम सोचते हैं सब सही है, सब नहीं, झूठा है। मोबाइल में जो आ रहे सब सही नहीं है, सब झूठा है। इसलिए हमें समझ रहे। खडोपनिषद में एक बच्चे की कहानी है, नचिकेता, सुना है आप लोग? नहीं तो पढ़िए और बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दीजिए। उनके पापा का नाम है, ऋषि मुनि है, वज्रश्रवस। नचिकेता छोटा बालक है, 12 साल की 10 साल की बालक है, खडोपनिषद में लिखा है नचिकेता। उनके पापा का नाम है वज्रश्रवस। वज्रश्रवस ने एक बार एक याग का आयोजन किया। याग में सब लोगों को बुलाते हैं, खाना खिलाते, पूजा पाठ करते हैं, अंत में ब्राह्मणों को दान देते हैं। उसमें कैसे दान देते हैं? आप लोग भी करते होंगे। दान कैसे देंगे, क्या देंगे? हम लोग दान देते, ब्राह्मणों को देते हो तो क्या देते हैं? क्या देते हैं? अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, है ना। हम लोग जो मायने रखते हैं उसको देते हैं। देना तो वही है, याग का मतलब वही होता है, ईश्वर को, ब्राह्मणों को अच्छी चीज़ें देना है। लेकिन वज्रश्रवस ने, जो नचिकेता का पिता ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो सबसे कमज़ोर चीज़ें जो अपने काम का नहीं है, विशेषकर गाय जो दूध नहीं देते हैं, जो बूढ़ी गाय हैं, ये सब ब्राह्मणों को देने लगी। तो छोटा लड़का नचिकेता अपने पिता से पूछा, पिताजी आपने सिखाया है, आप गुरु है, ऋषि मुनि हैं, जब ब्राह्मणों को देंगे, ईश्वर को देंगे, हमें सबसे बेस्ट देना है, अच्छे देना है, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? जो हमारा काम का लायक नहीं है उसको आप दान में दे रहे। तो वज्रश्रवस ने बोला, चुप रहो, तुम्हें इसके क्या मतलब है, जाओ बैठो। ठीक है, कुछ समय जाके कोने पे बैठ गया। इसके बाद फिर आए देखकर उनके मन में लगा, अरे हमें सिखाया यही है, लेकिन पापा उल्टा कर रहे। जाके पूछा, फिर बोला जाओ चुप बैठो। तीसरी बार आया तो वज्रश्रवस गुस्सा कर दिया, गुस्सा हो गया। तो वज्रश्रवस बोला, तुम्हें इसका क्या मतलब है? तो फिर नचिकेता उनसे पूछा, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ पूरी कहानी, आप लोग पढ़िए बाद में। तो नचिकेता पूछा इनसे, पापा आप जब ब्राह्मणों को देते, ईश्वर को देते, भगवान को देते, अच्छी चीज़ देना है, तो आपके लिए मैं बहुत प्यारा हूँ, तो मुझे आप किसको दूंगा? तो वज्रश्रवस है गुस्सा में बोला, मैं तुम्हें यम को दूंगा। जो मृत्यु का राजा है, यम को देगा। तो इस छोटे बच्चे ने सोचा, पापा ने दे दिया, बोल दिया तो बोल दिया, तो ऋषि मुनि है, उनका जुबान निकला तो निकल गया। तो इन्होंने क्या सोचा, दे दिया, तो चल पड़ा। 3 दिन चल पड़ा, यमलोक पहुंच गया। वहां पहुंचने पर यमराजा वहां नहीं है, वो कहीं गया है, उनका काम के गया, दूसरे को लेके आना है ना। ये बैठ गया, 3 दिन बैठ गया, तीसरे दिन आया। फिर कहानी लंबा है, और यमराज भी इनसे परेशान होते हैं। यमराज से 3 वरदान मांगते हैं, पूछते, ऐसे प्रश्न करते हैं कि यमराज भी इनसे परेशान हो जाते हैं। तो ये कहानी हम सिखाओ, तो हमें बच्चों के सामने हमेशा परफेक्ट दिखाना नहीं, परफेक्ट बन के जीना है। कभी कभी हम लोग दिखाते हैं हम अच्छे गार्डियंस हैं, अच्छे माता पिता हैं, अच्छे पेरेंट्स हैं, लेकिन असलियत में बच्चे क्या है वो समझ लेते हैं। इसलिए जो कमियां हैं हमारे जीवन में स्वीकार करो, बेटा मेरा जीवन में ऐसी कमियां, लेकिन तुम्हारा में नहीं होना। मैं इतने बड़े हो गया, सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे जैसा तुम नहीं बनना। मेरे जीवन में जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, वो है, मैं सुधारने की कोशिश करता, लेकिन तुम्हारे में ये नहीं होना। ऐसे सिखाना है, ऐसा नहीं, छिपाना नहीं है। तारे जमीन पर फिल्म आपने देखा है, पिक्चर देखा है तारे जमीन पर? नहीं देखा हो तो देख लीजिए, बच्चों को साथ बिठा कर देख लीजिए। कुछ ऐसी फिल्म है, आप बच्चों को अवश्य दिखाना।
तारे ज़मीन पर एक फिल्म है, 3 इडियट्स एक फिल्म है, और इकबाल एक फिल्म है। ये सब चीज़ें आप बच्चों को दिखाना है। कुछ किताबें पढ़ने की प्रेरणा दे दो, मोबाइल से ज़्यादा खरीद कर दे दो, या लाइब्रेरी में है, आप बच्चों को बोलो कुछ अच्छे किताबें लेके आओ और आप भी पढ़ो। जो ऐसे उपनिषद के बारे में ये सब कहानियाँ बहुत है, इधर भी मैं देख रहा था, कई किताबें हैं, आप भी पढ़ो, बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दो। इस फिल्म वगैरह आप साथ में बैठ के देखो, बच्चों को दिखाओ। बच्चे दूसरा फिल्म वगैरह देखने जाते हैं, उस सब देखने मत भेजो। एक हिस्सा है, इसको आप देख लीजिए। नहीं तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा। एक परिवार का है, 2 बेटे हैं उस परिवार में। छोटा बेटा है, ईशान नाम लड़का है, वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है। तो क्या किया, माता पिता ने इसको बोर्डिंग स्कूल में कर दिया। हम लोग भी करते हैं ना, हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बोर्डिंग स्कूल में डाले, वहाँ जाने से सुधरेगा समझ लिया। तो बोर्डिंग स्कूल के मास्टर है जो आमिर खान है, उन्होंने बच्चे के बारे में, अच्छा टीचर है, उन्होंने समझ लिया बच्चे के क्या प्रॉब्लम है। एक बार घर आते हैं, घर में आके माता पिता से मिलने के लिए आते हैं। तो आगे क्या है आप देख लीजिए। तो टीचर घर पे आया, देख लिया, तो घर पे एक पेंटिंग देखा, पूछा ये किसने बनाया। तो मम्मी बताते हैं ये ईशान ने। तब वो हैरान हो गई, क्योंकि मास्टर को पता नहीं था ईशान कभी पेंटिंग करते, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल में आके पेंटिंग करना वो बंद कर दिए, छोड़ दिया था। अभी उन्होंने सारा पेंटिंग देख रहे, ये पेंटिंग का किताब उन्होंने देखा। इसमें क्या देखा आपने, कुछ आपने नोटिस किया इसमें? हाँ, इसमें पहले मम्मी पापा है, दोनों बच्चे हैं। अभी लास्ट में आके एक ही है मम्मी पापा के साथ, तीसरा वाला दूर, क्योंकि इनको अलग कर दिया, मम्मी पापा ने इनको अलग कर दिया। उनके मन की जो वेदना है उन्होंने पेंटिंग के थ्रू निकाला है। तो आप भी गौर से देखिए आपके बच्चे क्या करते हैं, आप उसके जरिए समझ सकते हैं उनके भीतर क्या हो रहा है। यदि ज़्यादा समय मोबाइल में बिताते हैं और गुस्सा करते हैं, कुछ आप बोलने से गुस्सा करते हैं, कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है, समझ लीजिए। आपको उसी प्रकार फिर डील करना है। हमें ये नहीं सोचना अरे बच्चे इतना गुस्सा करते हैं, हमसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, फिर हम पत्नी से लड़ाई करते हैं, अरे तुम्हारी वजह से है, हम दिन भर काम पे जाते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है देखने का। कभी कभी हम दूसरे को दोष डालते हैं ना, एक दूसरे को। ऐसे नहीं होना है। गहराई से देखिए, आपके बच्चे पेंटिंग करते हैं, लिखते हैं, मोबाइल में कुछ करते रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, जो संदेश आजकल मोबाइल में भेजते हैं उनका शब्द है पूकी, स्किबड़ी, ऐसे कई प्रकार के शब्द हम नहीं समझते, उसका सब मतलब है। सब आपको भी जानना जरूरी है आजकल, तभी आप समझ पाएंगे बच्चे क्या कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा हमें पता नहीं चलेगा, उनके दोस्त को पता चलता है, ठीक है, पहचान सकते हैं। यानी डिसलेक्सिया उसको कहते हैं। लेकिन पापा समझते वो बहाना है, रवैया है। पापा बताते 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गया, कोई बड़ी बात है, ऐसे बताते हैं। लेकिन जो मास्टर साहब उनको सिखाते हैं, आप सिम्टम बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे बच्चे गुस्सा करते हैं और लड़ाई करते हैं, स्कूल में भी आके एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, ये सब सिम्टम है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। इसलिए पापा को दिखाए चाइनीज पढ़ने के लिए, पापा बोल रहे मैं कैसे पढ़ूँ, अरे पढ़िए, तो रवैया ठीक नहीं है। मतलब उसका प्रॉब्लम समझना है। वो बच्चे में अक्षर को समझने में उनको दिक्कत है, उस डिसलेक्सिया प्रॉब्लम है, उसको समझकर उनको डील करना है। लेकिन पापा उसके बदले बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। हम लोग भी यही करते हैं, सिम्टम नहीं समझते, पहचान सिम्टम को पहचानते हैं लेकिन कारण को नहीं ढूंढ निकालते हैं। कभी कभी ये होता है जब मास्टर साहब ने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पापा नहीं समझ पाते हैं। पापा बोलते हैं आप मेरे बच्चे को मेंटली रिटार्डेड कहते हैं। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, जब टीचर को कुछ कहते हैं तो हम उल्टा समझते हैं। लेकिन हमें टीचर और आप साथ में मिलकर समझने की ज़रूरत है, तभी आपको पता चलेगा असलियत में बच्चे क्या है, बच्चे का प्रॉब्लम हम कैसे डील कर। इसका दूसरे पार्ट भी है, क्योंकि अब इन्होंने समझा दिया मम्मी पापा को क्या दिक्कत है। अभी इनका पापा ने जो नेट में सर्च कर लिया, इससे बच्चे को कैसे डील कर सकते हैं। पापा समझते हैं हम अच्छे पेरेंट हैं। तो अभी इसके बाद टीचर से मिलना, ख्याल रखने का मतलब खाना पीना कपड़ा देना, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना नहीं है, लेकिन उसको समझना है, उनको समझना, उनके साथ देना, यही ख्याल रखता है। यदि हमें उन्हें कुछ सिखाना है तो हमारे जीवन के जरिए हम जो करते हैं उसके जरिए सिखाना है।
ज़ुबान से नहीं, ज़ुबान से सिखाएंगे तो सीखेगा नहीं हमारे बच्चे। मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया, मैंने कुछ नया कुछ आपको सिखाया नहीं, बस कुछ चीज़ें याद दिलाया, इतना ही है। आप सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें याद दिलाया। यदि आप हम मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा है ना, हमारा क्लास के लिए 25,000 हम चार्ज करते हैं। दिल्ली मुंबई शहरों में हमें बुलाते थे, अभी यहाँ फादर ने बुलाए, मैं हैरान हो गया। ऐसी जगह पर पेरेंट्स को मैनेजमेंट इतना सोचते हैं यहाँ के बच्चे भी अच्छा करें, आपके साथ मिलकर, टीचर के साथ मिलकर, इसलिए उन्होंने हमें 3 महीने 4 महीने पहले हमारा डेट बुक किया, हमें बुलाया, पैसा खर्चा करके बुलाया है। लेकिन मुझे लगता है कुछ तो कुछ प्रभाव आएगा उनके जीवन में। बच्चों से भी सुबह मिला है, कल क्लास 7 के बच्चों से भी मिलूँगा, उनको भी 1.5 घंटा का क्लास लूँगा, उनको भी कुछ चीज़ें समझाते हैं। आगे यदि मिल सकते हैं तो हम दोबारा मिलेंगे और समझाएंगे गहराई से। यदि आपको भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं 1-2 मिनट। यदि कोई प्रश्न आपको किसी भी बात पे चर्चा करना है तो कर सकते हैं। जी, देखिए, होमवर्क करने के लिए मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को समझाइए, यदि स्कूल से बोल रहे मोबाइल से कराना है तो आप मना कर दीजिए। टीचर से कभी झगड़ा नहीं करना। हम लोग असर क्या होता है, हमारे टाइम में टीचर पिटाई करते थे, मास्टर पिटाई करते थे, घर पे जाके बोलने से और पिटाई मिलता था। अभी टीचर पिटाई करने से हम घर पे बोलेंगे तो हम टीचर के खिलाफ जिंदाबाद बोलेंगे। देखो, टीचर में भी कमी हो सकते, वो भी हमारे जैसे हैं। यदि कमी होने से उनके पास आओ, आराम से बातें करो। बच्चों के सामने कभी टीचर की गलती नहीं निकालना। ये नहीं सोचना हम बच्चों के सामने टीचर को गाली देने से बच्चे मुझे अच्छा पापा मानेंगे, मत सोचो। कभी कभार हम लोग यही देखते हैं, बच्चों के सामने हम टीचर को दोषी मानेंगे, टीचर के ऊपर गलतियां डालेंगे तो बच्चे कभी रेस्पेक्ट नहीं करेगा। पहले हमारी जो जॉइंट फैमिली होते थे, दादा दादी नाना नानी सब रहते थे, पैर छूते थे, बड़े लोग घर पे आएंगे तो बच्चे खड़े होते थे। आजकल बच्चे जहाँ पढ़े वही पढ़े रहेंगे, है क्या नहीं? हमें सिखाना है। जब आप स्कूल मीटिंग के लिए आते हैं तो टीचर से पूछ लीजिए मेरे बच्चों का प्रगति क्या है। आप टीचर से यही पूछना है, मैंने आपको दे दिया है, इनका प्रगति होना है, उन्नति होना है, प्रोग्रेस होना है, तो उसके लिए आप बताओ क्या करना है। आप टीचर मिलकर करना है, लड़ना नहीं, मार्क्स के लिए लड़ना नहीं। कभी कभार टीचर लोग आके 1 मार्क्स के लिए लड़ाई करते हैं ना, पेरेंट्स लोग आके, अरे मार्क्स कुछ भी नहीं है, मार्क्स से जिंदगी नहीं बनता। अब इसके लिए टीचर से लड़ो, मेरे बच्चों में प्रगति क्यों नहीं हो रही, प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, आप पूछो, चर्चा करो एक दूसरे से मिलके। टीचर कुछ गलतियां निकालते हैं तो आप देखो ये असलियत में ये है क्या नहीं तो टीचर को समझा दो टीचर नहीं है। इसके बदले गुस्सा करना, लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं निकलता।